हम फेजर्स की यूज करते हैं जब साइनसोइडल फंक्शंस होते हैं हमारे पास सोर्सेज में, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने में इजी कर देते हैं, नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन में बन जाती है। तो हमने एक चीज और नोट की थी, कोई भी साइनसोइडल फंक्शन हमें दे रखा है और हमें पहले से ही पता है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें पता है, जैसे कि हमारे घरों में सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यूएस में 60 हर्ट्ज होती है। अगर हमें पहले से ही पता है तो साइनसोइडल फंक्शन में सिर्फ दो ही चीजें बच जाती हैं जिसकी हमें जरूरत होती है पता लगाने की, और हमें पूरा फंक्शन पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि साइनसोइडल फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो a cos ओमेगा t माइनस थीटा, इस तरीके का फॉर्म होता है। तो इसमें मुझे ये ऑलरेडी पता है, तो a और थीटा दो ही चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर ये दोनों मुझे पता लग जाए किसी तरह तो मैं पूरा फंक्शन एक बार में ही बता सकता हूं। तो इसीलिए एक गिवन फ्रीक्वेंसी पे एक साइनसोइडल फंक्शन जो होता है उसको हम एम्पलीट्यूड और फेज से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, मतलब कि बता सकते हैं। इसीलिए हम फेजर्स में जाते हैं, क्योंकि फेजर्स भी हमें क्या करते हैं, यही दो इंफॉर्मेशन देते हैं एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी। फेजर में सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन होती है, दूसरा उसकी फेज की इंफॉर्मेशन होती है। और पिक्चोरली या फिर हम अगर देखना चाहें ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं फेजर्स को, तो उनका तरीका है कि हम एक रेडियल वेक्टर बनाते हैं। लेट अस से हमारे ये एक्सिस है, ये ओरिजिन है, मेरे से दे रखा है कि कोई फंक्शन है, लेट अस से एफ पी इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये फंक्शन मुझे दे रखा है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? यहां मुझे पता है कि 4 उसका एम्पलीट्यूड है, 30 डिग्री उसका फेज है। ये जो एंगल होता है वो होता है ओरिजिन से, ये ओरिजिन और एक्स एक्सिस जो है इससे कितना एंगल है, अभी देखिए प्लस 30 डिग्री। अब जो एंगल होता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि ये प्लस 30 डिग्री है तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री घुमा दूंगा। ये लेट अस से 30 डिग्री एंगल है। अब बच गया ये वाली इंफॉर्मेशन, ये 4 है तो मैं मान लीजिए स्केल में लिख देता हूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। लेट अस से अगर ये 4 वोल्ट है तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा, एम्पियर है तो एम्पियर हो जाएगा। तो मैं इसको 4 सेंटीमीटर जितना बना दूंगा और ये हो जाएगा 4। तो इसे मुझे इस फंक्शन की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गई अगर ऑलरेडी हमें ओमेगा गिवन है तो मैं नॉर्मल इस फेज को फेजर फॉर्म में सिंपल ऐसे दिखा सकता हूं, एक लाइन जो रिप्रेजेंट करती है 4 मैग्नीट्यूड को और ये एंगल 30 डिग्री। तो फेजर्स के कितना इजी है किसी भी साइनसोइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट करना। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास होता 4 cos ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री, तो मैं कैसे शो करता? उसके लिए मैं फिर से ऐसे ही एक एक्सिस बनाता जो और उससे 60 डिग्री का एंगल नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो माइनस 60 डिग्री में ऐसे खींच देता। लेट अस से दिस इज माइनस 60 डिग्री और 4 के इक्विवेलेंट में लेंथ बना देता, ये 4 यूनिट्स है। तो ये जो बन गया OA, लेट अस से OA represents 4 cos ओमेगा t माइनस 60 डिग्री। तो कितना इजी है किसी भी फंक्शन को, साइनसोइडल फंक्शन को फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ये तो मैंने उसको ग्राफिकली या पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं बताऊंगा उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अभी देखा कि हम किसी भी साइनसोइडल फंक्शन को फेजर की जो पिक्टोरियल फॉर्म है, ग्राफिकल फॉर्म है, उसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे उसको लिख सकते हैं हम। एक्चुअली मैं बोर्ड पे पहले ही सब कुछ इसलिए लिख के रखता हूं ताकि मुझे साथ के साथ लिखने में टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का, और ये तो आप वीडियो को पॉज करके कभी भी लिख सकते हैं और मैं ऑलरेडी इसको अच्छे से समझा पाऊंगा फिर।
मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है जो दे रखा है हमने कोस की फॉर्म में या इवन साइन की फॉर्म में भी दे रखा हो, तो हम उसको सिमिलर टू कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे यूजिंग cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये वाला फॉर्मूला लिख के, क्योंकि हमारे पास थीटा ये होता है ना cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये इस तरीके के फॉर्मूले यूज करके अगर हमें साइन की फॉर्म में अगर कोई दे रखा है तो उसको हम कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे पहले। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमेशा जब फेजर फॉर्म में उसको लिखना हो तो हमें उसको हमेशा कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें जो ये एंगल मिलेगा वो हम इजीली उसको डिनोट कर पाएंगे, कैसे लिखना है, कैसे डिनोट करना है उसको। कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसमें एक इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रियल सोर्स है तो रियल आउटपुट ही देगा, तो अगर मैं उसमें इमेजिनरी पार्ट डाल भी दूं तो उससे कोई इमेजिनरी आंसर आएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके, क्योंकि लीनियर सर्किट है, सुपरपोजिशन थ्योरम इजीली यूज कर सकते हैं। तो रियल सोर्स रियल आउटपुट देगा, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी सोर्स इमेजिनरी आउटपुट देगा। तो लास्ट में जब सॉल्यूशन निकालूंगा तो मैं उसमें से इमेजिनरी पार्ट को डिस्कार्ड कर दूंगा, वो एक टाइप से रिडंडेंट इंफॉर्मेशन होगी। सिंपली मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए हम उसमें ऐड करें इमेजिनरी पार्ट, तो उसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होगी उसकी। और क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है उस टाइम, तो मैं फ्रीक्वेंसी को भी डिसरिगार्ड कर दूंगा, क्योंकि वो एक रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी जो एक्स्ट्रा रहेगी, उसको कैरी करने की मैथमेटिकल फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है। तो फेजर क्या आएगा, सिंपली उसकी कॉम्प्लेक्स नोटेशन जिसमें उसका एम्पलीट्यूड भी हो और उसका फेज भी हो। बाकी इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है, फ्रीक्वेंसी। और जैसे कि मैंने बताया था किसी साइनसोइडल फंक्शन की अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है तो दो ही चीजें पता होनी चाहिए फुल रिप्रेजेंट करने के लिए, एक उसका एम्पलीट्यूड, दूसरा उसका फेज। तो अभी मैं ये लाइन बाय लाइन एक बार बता देता हूं मैंने क्या लिखा है। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है कोस की फॉर्म में, अगर कोस की फॉर्म में नहीं है तो मैं उसको चेंज कर दूंगा कोस की फॉर्म में, ये आइडेंटिटी वगैरह यूज करके। उसमें मैं एक इमेजिनरी पार्ट डाल लूंगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट डालने से कोई हमारे आउटपुट में फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इमेजिनरी पार्ट डिसरिगार्ड कर दूंगा आउटपुट का, तो हमें रियल पार्ट मिल जाएगा, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो मैं उसमें ये पार्ट ऐड कर दी इमेजिनरी पार्ट, उसको फिर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। अब आपको पता है कि e की पावर j थीटा, मतलब जो मैं मैथमेटिक्स में उसको आयोटा को आई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल में j से लिखते हैं, वो होता है cos थीटा प्लस j sin थीटा। तो मैंने इसको नॉर्मल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे पता है कि ओमेगा की वैल्यू है, f दे रखे हैं मुझे 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, तो ऑलरेडी नोन है, तो इसको बार बार लेके चलना मैथमेटिकल फॉर्म में फालतू की चीज है, इसको कभी भी हम वापस ऐड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको ओमेगा जी ई की पावर जे ओमेगा टी से डिवाइड करके इसको सप्रेस कर दूंगा इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि चाहिए नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा जिसमें मेरे पास सिर्फ एम्पलीट्यूड है और एंगल है, और यही नोटेशन फेजर नोटेशन होती है किसी भी साइनसोइडल फंक्शन की।